सब्र एक ऐसी सवारी है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। तो वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 की हम लोग क्या करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विचरण। यानी कि इस चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे विचरण चैप्टर को। और इसमें आपको टोटल है 3 एक्सरसाइज, और तीनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करके हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो विचरण आपको मालूम है या नहीं मालूम है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। विचरण अगर आपको नहीं मालूम है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो वहां जाने से पहले मैं यही कहूंगा, जो भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विचरण। विचरण क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। विचरण मतलब किस प्रकार से वह दोनों राशियों में क्या हो रहा है, संबंध बैठ रहा है। उसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए आप 2 पेन ले रहे हैं, तो आपको मान लीजिए 10 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि एक पेन की कीमत कितनी हुई, 5 रुपए। 2 पेन लिया तो आपने कितना हो गया, 10 रुपए। 3 पेन लिया तो आपने कितना हो गया, 15 रुपए। 4 पेन लिया तो आपने कितना देना पड़ेगा, 20 रुपए। यानी कि यहाँ पर 2 राशि है। 2 राशि क्या है, एक तो पेन की संख्या है और एक है पेन का मूल्य। आप जितनी ज्यादा पेनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, मूल्य भी क्या होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। यानी कि आपके जेब से उतना ही ज्यादा पैसा क्या होगा, खर्च होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों राशियों में क्या हो रहा है, समान तरह से क्या हो रहा है, उनमें हलचल हो रही है। पेन की संख्या बढ़ रही है तो कीमत भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। यानी कि दोनों राशियों में क्या हो रहा है, एक प्रकार का विचरण हो रहा है। वो भी कैसा विचरण हो रहा है, समान विचरण हो रहा है। तो जब 2 राशियों में कभी भी समान विचरण होता है, हलचल होती है, तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विचरण। उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विचरण। क्योंकि पेन जितना ज्यादा खरीदोगे, कीमत उतना ही ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, विचरण समान हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा विचरण होगा, प्रत्यक्ष विचरण। और दूसरा विचरण होता है आपको प्रतिलोम विचरण। प्रतिलोम विचरण कब होता है, जब एक राशि में क्या हो, वृद्धि हो रही हो और दूसरी राशि क्या हो रही हो, घट रही हो। एक राशि क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, और एक राशि क्या हो रही हो, घट रही हो। तो ऐसे विचरण को कहा जाता है प्रतिलोम विचरण। यानी दोनों में उल्टा विचरण, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे। तो ऐसे विचरण को कहा जाएगा प्रतिलोम विचरण। तो हमारे विचरण के कितने हुए प्रकार, 2 प्रकार। अब जैसे प्रतिलोम विचरण का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आप घर में अकेले काम करते हैं और आपको वह काम पूरा करने में क्या हो रहा है, 5 घंटे लग जाते हैं। कोई कार्य आप कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, 5 घंटे लग गए। अब मान लीजिए वही काम 3 लोग करने लगे मिल करके, तो काम जल्दी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे काम करने वालों की संख्या बढ़ी, समय क्या हो गया, घट गया। तो मजदूर की संख्या बढ़ रही है और समय क्या होने लगा, घटने लगा। तो उल्टा विचरण हो रहा है कि नहीं, एक बढ़ने का काम हो रहा है, एक क्या हो रहा है, घटने का काम हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा विचरण होगा, प्रतिलोम विचरण। तो इस प्रकार के 2 विचरण है, प्रतिलोम विचरण और प्रत्यक्ष विचरण। विचरण का चिन्ह देखो कैसा होता है, ऐसा आपको अल्फा के जैसा बनाया जाता है। इसको ऐसा क्रॉस नहीं, हाँ क्रॉस बनाओगे तो इसको ऐसा घुमा देंगे। ये हो गया आपको विचरण का चिन्ह। बनाने का बहुत सरल तरीका है। ऐसा आप बुरे का चिन्ह बनाइए और इसको क्या करिए, मिला दीजिए, आपका विचरण का चिन्ह क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए 2 राशि में से एक x है और एक y है। अगर प्रत्यक्ष विचरण रहेगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, और जब भी विचरण का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे एक और कोई चरांक ले लेना है। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, k लेते हैं। और ये क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए इसको बोला k क्या होता है, अचरांक होता है, और k का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ओके,
तो इस तरह से विचरण के प्रत्यक्ष विचरण में क्या किया जाता है, आपको लिखा जाता है। लेखन ऐसा होता है, दो कोई भी राशि रहेगी अगर प्रत्यक्ष विचरण हो रहा है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर विचरण का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह हटाते हैं, लिखते हैं और यहाँ पे के लिखते हैं। और के के बारे में बताना पड़ता है, के क्या है, अचरांक है और के का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद जब के का मान निकालना रहेगा तो ये दोनों y यहाँ गुणे में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, यानी के का मान निकालने के लिए दोनों राशियों का क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी दो राशियों का अनुपात समान होगा, मान लीजिए आपको बहुत सारे मान दिए और आपको पता करना है कि इसमें कौन सा विचरण हो रहा है, तो याद रखना है जब दोनों राशियों का अनुपात समान रहेगा तो उनमें कौन सा विचरण होगा, प्रत्यक्ष विचरण होगा। यानी कि आपके पास मान बहुत सारे हैं x और y के और आपको पता करना है कि x और y में कौन सा विचरण हो रहा है, तो देखना है कि उनका अगर अनुपात समान आ रहा है तो इसका मतलब है कि विचरण कौन सा होगा, प्रत्यक्ष विचरण। प्रतिलोम विचरण को कैसे लिखा जाता है, देखिए दोनों राशियों में अगर प्रतिलोम विचरण है तो 1/a करके लिखा जाता है। हमेशा याद रखिए, प्रतिलोम विचरण रहेगा तो ऊपर अंश में 1 रहेगा और दूसरी राशि नीचे रहेगी, और जब विचरण का चिन्ह हटेगा तो ऐसे सेम यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ 1 की बजाय क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और के का मान निकालने के लिए दोनों राशियों का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो जब दोनों राशियों का गुणनफल बराबर आएगा तो विचरण कौन सा होगा, प्रतिलोम विचरण। तो हमेशा याद रखना है, दोनों राशियों का गुणनफल अगर बार बार बराबर आ रहा है यानी कि प्रतिलोम विचरण है, और अगर उनका अनुपात समान आया तो कौन सा विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण है। इस तरह से विचरण को पहचानने का तरीका होता है। तो इन्हीं विचरणों के आधार पर हमें क्या करना है, 7.1, 7.2 और बाद में 7.3 को क्या करना है, सॉल्व करना। मिक्सअप रहेगा, उसमें प्रतिलोम भी रहेगा, प्रत्यक्ष भी रहेगा। लेकिन 7.1 में क्या है, प्रत्यक्ष विचरण है, 7.2 में क्या है, प्रतिलोम विचरण है, और 7.3 में दोनों मिक्सअप है। इस तरह से 3 प्रसंग आपके पास है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रसंग 7.1। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोला है कि सिर्फ इसको चिन्ह के संकेत के रूप में लिखना है, विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो क्या बोला है, वृत्त की परिधि जिसको किससे दर्शाया गया, सॉरी, वृत्त की परिधि जिसको किससे दर्शाया गया है, सी से, और उसकी त्रिज्या किससे दर्शाई गई है, आर से। तो उसमें के समानुपात में होती है, मतलब उसका आपको बताया गया वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या समान अनुपात में। प्रत्यक्ष विचरण को एक और बोला जाता है समानुपात, क्योंकि देखो मैंने बताया था जब अनुपात समान होता है तो कौन सा विचरण होता है, प्रत्यक्ष विचरण। तो यहाँ समानुपात में होती है, इसका मतलब है कौन सा विचरण हो रहा है, आपको प्रत्यक्ष विचरण हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे परिधि के लिए कौन सा अक्षर यूज किया जा रहा है, एक तो राशि है आपकी परिधि जिसको किससे दर्शाया जा रहा है, सी से, और एक दूसरी राशि है क्या, त्रिज्या, और जिसको किससे दर्शाया गया है, आर। अब इन दोनों में कौन सा विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण है। तो सी तथा आर में कौन सा विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण है। इसलिए कैसे लिख दिया जाएगा आपका आंसर, सी लिखोगे, विचरण का चिन्ह बनाओगे और आर लिख दोगे, हो गया, सिंपल सी बात। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, कार में भरा हुआ पेट्रोल को किससे दर्शाया है, एल से, और दूरी को किससे दर्शाया है, डी से। तो दोनों में कौन सा विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण है। यहां बता दोगे एल तथा डी में प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए इसको लिखा कैसे जाएगा, एल लिख लोगे, विचरण का चिन्ह बना लोगे और डी लिख दोगे। तो सिंपल सी बात है, जैसा बोला है वैसी तरह से आपको क्या करना है, संकेत के रूप में बदल देना है। ओके, यहाँ तो अक्षर दिए गए थे, कभी कभी प्रश्न में अक्षर नहीं दिया रहता तो अपने मन से क्या कर सकते हो, अक्षर मान सकते हो। ओके, तो इसे लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऐसे एक तालिका बनी हुई है। इस तालिका को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ दिया गया है सेबों की संख्या, जिसको किससे दर्शाया गया है, x से, मतलब सेब कितने हैं वो संख्या बताया जा रहा है, कौन से चरांक के माध्यम से, x से, और सेब का जो मूल्य है वो किससे दर्शाया गया है, y से। तो इस तरह से दो राशि है, एक है सेब की संख्या, दूसरा है सेब का मूल्य। अब जाहिर सी बात है जितना ज्यादा सेब लोगे उतना ज्यादा मूल्य रहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब दोनों राशियां क्या होती है, एक साथ बढ़ रही है, यानी कि आपको पता है इनमें कौन सा विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण। वैसे आपको प्रश्न में दिया भी गया है, इनमें विचरण कौन सा है, प्रत्यक्ष विचरण। अब आपको ये तालिका में कुछ डब्बे पूरे भरे हुए हैं,
कुछ 3 डब्बे क्या किए हैं, खाली रखा गया और आपको बोला है इस तालिका को पूर्ण कीजिए। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तालिका आपको पूर्ण कर देना है, आपको उसको क्या करना है, हल करके दिखाना है। तो याद रखिए कभी भी कोई भी प्रत्यक्ष विचरण वाला सवाल आता है तो पहले क्या करोगे, दोनों में विचरण बताओगे, फिर k लिखोगे, फिर उसमें x और जिसमें दोनों मान रहेगा वो मान रख करके क्या करोगे, k का मान निकालोगे, फिर विचरण समीकरण लिखोगे। इसके बाद डब्बे वाले में आना है कि किसका मान दिया और किसका मान निकालना है। इतना काम आपको हर सवाल में करना रहेगा। क्या करना रहेगा, देखो जैसे यहाँ आपको बोला है सेब की संख्या, सेब की संख्या को किससे दर्शाया है, x से। यहां लिख दोगे सेब की संख्या है x और सेब का जो मूल्य है वो है आपको y। अभी दोनों में कौन सा विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण, इसलिए यहां लिख दोगे x प्रत्यक्ष विचरण है किसके साथ, y के साथ। हमेशा दोनों राशियों का चरांक बता दीजिए, फिर उन दोनों में कौन सा विचरण है उसे बता दीजिए। इसके बाद आपको हमेशा विचरण का चिन्ह क्या करना है, हटाना रहेगा। हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ पे k आएगा। हमेशा याद रखिए k के अलावा कोई भी चरांक ले सकते हो लेकिन आप k ही रखिए, गुणे y। और यहाँ बता दोगे k क्या है, अचरांक है। k क्या है, एक अचरांक है, कोई फिक्स नंबर है और k का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ओके, अब इसमें इतना लिखने के बाद देखो इस प्रश्न में आपको 2 डब्बे हैं जहां पे x और y दोनों का मान दिया है, उसमें से कोई भी एक डब्बा सेलेक्ट कर लो, चाहे तो 1 और 8 रखो, यानी x की जगह 1 रखो और y की जगह 8 रखो, या x का मान 4 रखो तो y का मान 32 रखो। ये क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक k का मान, यहाँ जो k लिखे हो k का मान क्या होगा ये हमें पता करना रहता है। इसलिए हमेशा प्रश्न में देखो एक बार दोनों का मान दिया रहेगा, इसके बाद दूसरे का मान पूछा रहता है। दोनों का मान इसलिए दिया रहता है कि पहले आप वो मान रख करके क्या निकालो, k का मान निकालो। k का जब मान आ जाता है तो विचरण समीकरण लिख दो और इसके बाद x और y में दोनों में से एक दिया रहेगा, दूसरे का मान क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। हर प्रश्न ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ भी देखो 2 कॉलम पूरा भरा हुआ है, तो इन दोनों कॉलम में से किसी एक को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें पास छोटे छोटे नंबर है। तो उसमें देखो x का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है, 1, और y का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है, 8। अब ये दोनों मान रख करके हम क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। हर प्रश्न में आपको यही करना है, याद रखिए। तो x की जगह मैंने 1 रखा बराबर k लिखा गुणे 8, क्योंकि y की जगह क्या लिखना है, 8। अब वो y यहाँ पे 8 जो है यहाँ गुणे में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में, तो 1/8 बराबर क्या आ गया, k का मान। इस तरह से हमें जब दोनों मान दिया रहेगा तो हम लोग k का मान इस तरह से निकाल लेंगे। अब k का मान आ गया तो याद रखिए ये क्या हो गया, अचरांक का मान। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि अचरांक का मान कितना आया, तो आप बता देंगे अचरांक का मान कितना है, 1/8। ओके, अब इसके बाद विचरण समीकरण, ये सब स्टेप आपको हर सवाल में कर लेने हैं, इतना याद रखिए। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, विचरण समीकरण। विचरण समीकरण किसको बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे देखो आपने यहाँ लिखा है, इसमें सिर्फ k का मान रख दोगे, जहां विचरण समीकरण आप हटाए रहते हैं फिर k का मान निकालते हैं, तो जब ये k का मान यहाँ रख दोगे तो इसी को बोला जाता है विचरण समीकरण। तो विचरण समीकरण कैसे लिखेंगे, देखो x बराबर k का मान कितना है, 1/8 और यहाँ y, इसी को बोला जाता है विचरण समीकरण। विचरण समीकरण कैसे लिखेंगे, जो k का मान आ रहा है वो मान रख दीजिए, आपका विचरण समीकरण तैयार हो गया। अब ये विचरण समीकरण एक बार बन गया, तब हम लोग क्या करेंगे, एक एक डब्बे को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इस डब्बे में देखिए, जैसे तीसरे वाले डब्बे में देखिए, तीसरे वाले डब्बे में y का मान दिया है लेकिन x का मान नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, y बराबर 56 रख करके x का मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे y बराबर 56 रखने पर, तो जब y बराबर 56 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 गुणे 56। इसी विचरण समीकरण में y यहाँ पर है तो y की जगह हमने क्या कर दिया, 56, और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। तो 8 के पार्ट में देखो ये अंश में और ये हर में, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो 8 का मान 8 सते 56, तो x का मान आ चुका है कितना, 7। तो पहला डब्बा कंप्लीट हो गया, 7 आ चुका है। अब दूसरे वाले डब्बे में क्या है, x का मान दिया और y का मान निकालना है, तो फिर लिखिए x बराबर 12 रखने पर,
अब x की जगह 12 रखोगे तो देखो कैसे समीकरण हो जाएगा, ये 12 बराबर 1/8 गुणे y, क्योंकि इसमें y का मान निकालना है। अब 8 यहाँ पे देखिए y का मान निकाला मतलब ये नंबर यहाँ आएंगे, तो 8 भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, तो 12 गुणे 8 बराबर y। अब बोलोगे एक कहाँ गया, हर में एक लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होता है, तो 12 × 96। तो इस तरह से दूसरे कॉलम में जो y का मान है वो कितना हो जाएगा 96। तो दो कॉलम पूरा हो गया। अब तीसरे कॉलम में क्या दिया है, y दिया है, फिर से रख दीजिए। अब क्या रखोगे, y बराबर 160 रखने पर, और किसमें रखने का बार विचरण समीकरण में। विचरण समीकरण में अब देखो क्या है, x नहीं दिया तो x बराबर 1/8 गुणे 160। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं एक ही तरफ है और 8 हर में है, 160 अंश में भाग देना है, इसका मतलब 8 दूनी 16 और 0, x का मान आ चुका है 20। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 20। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी हमारी तालिका पूर्ण हो चुकी है। तो इसे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, m और n में प्रत्यक्ष विचरण है, देख रहे हैं बटे में नहीं लिखा है मतलब प्रत्यक्ष विचरण है। और अब फिर बोल रहा है कि अगर n 154 होता है तो n का मान 7 होता है। एक बार मैंने बोला हर प्रश्न में दोनों चरांक का मान दिया रहेगा, और क्यों दिया रहेगा, उससे आपको k का मान निकलेगा। फिर दूसरी बार एक का दिया रहेगा और दूसरे का निकालना रहेगा उसी प्रश्न में, यानी कि 3 मान इस तरह से हमेशा दिए रहेंगे। तो यहाँ पे बोला m और n में प्रत्यक्ष विचरण है, और जब m का मान 154 होता है तो n का मान होता है 7। तो हमें बताना है कि अगर n 14 हुआ तो m का मान कितना होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, पहले विचरण लिखा हुआ है उसी को उतार लेंगे, m प्रत्यक्ष विचरण है n। अगली लाइन आप जानते हैं विचरण का चिन्ह हटता है, तो m क्या लगाओगे बराबर कौन सा चरांक लिखोगे, k गुणे n। k क्या है, अचरांक। एकदम सिंपल है, ये लाइन एकदम याद रख लो कि आपको यही लिखना है, और k का मान 0 नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना है, जो दोनों मान दिए हैं वो दोनों मान रखकर के k का मान निकालो। k को क्या बोला जाता है, अचरांक, उसको बोलेंगे अचरांक का मान इतना आ गया। फिर क्या लिखते हैं, विचरण समीकरण, फिर इसके बाद एक जो मान दिया उसका रखते हैं और दूसरे का निकालते हैं। तो वही प्रोसेस हर सवाल में करना है। तो n की जगह क्या रखोगे, 154 बराबर k गुणे n कितना रखोगे 7 यहाँ गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में। अब 7 से इसको क्या करो भाग दे दो, तो k का मान आ जाएगा 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। k का मान है यानी किसका मान आ गया, अचरांक का मान। तो क्या लिखोगे, अचरांक k बराबर कितना है 22। ये हो गया। अब क्या लिखते हैं, विचरण समीकरण। क्या लिखते हैं, विचरण समीकरण। विचरण समीकरण कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, जहां आप विचरण का चिन्ह हटाए रहते हैं वहां पे ही आपको सिर्फ k का मान रखना रहता है और बाकी किसी का मान नहीं रखोगे। विचरण समीकरण क्या हो गया, m बराबर k का मान कितना आया 22 गुणे क्या लिख दोगे n। हो गया, विचरण समीकरण तैयार हो गया। अब आपको प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगर n 14 है तो m का मान निकालना है। तो आप यहां लिखोगे n बराबर 14 रखने पर, तो m बराबर, क्योंकि m का मान नहीं दिया है, बराबर 22 गुणे n की जगह क्या लिख दोगे 14, यानी इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, आ गया आपका m का मान। एकदम सिंपल सा है कि नहीं। तो पहले k का मान निकालो, विचरण समीकरण लिखो, फिर जो चरांक का मान दिया मान रख करके दूसरे चरांक का मान निकालना है। हर क्वेश्चन में यही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, y और x से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। y x से वर्गमूल में प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है, और अगर x का मान 16 है और y का मान 24 है तो विचरण का अचरांक ज्ञात कीजिए और विचरण का समीकरण लिखिए। यानी कि यहां देखो क्या बोल रहा है कि y और x के वर्गमूल में प्रत्यक्ष विचरण है। जब भी वर्गमूल लग जाए तो याद रखनी है उसके लिए करनी होता है। वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है, वर्गमूल अगर लिखा रहेगा तो ऐसा लिखोगे, करनी में वर्ग लिखा रहेगा तो ऐसा लिखोगे, घनमूल लिखा रहेगा तो कैसा लिखोगे, इस तरह से, और अगर घन लिखा रहेगा तो
इस तरह से आपको पहले ध्यान से देखना है कि किसके बीच में कैसा संबंध है। तो यहां बोल रहा है y और x के वर्गमूल में क्या है, प्रत्यक्ष विचरण है। तो हम लोग यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि y और प्रत्यक्ष विचरण है किसके साथ, x के वर्गमूल के साथ। x के वर्गमूल मतलब वर्गमूल यहां करने के अंदर x को लिखोगे। अब विचरण का चिन्ह हटाओगे, y बराबर k गुणे करनी में x। k क्या है लिख दीजिए, k अचरांक है और k का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अचरांक भी 0 हो जाएगा, तो y का मान भी 0 हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा। तो इसलिए k का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब y की जगह पे क्या लिखोगे, देखो प्रश्न में दिया है कि y क्या है 24 है और k का मान तो दिया नहीं है, x का मान बोला है 16 है, तो यहाँ करनी में 16 हो जाएगा। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो इसलिए वर्गमूल जब निकलेगा तो यहाँ पे 16 की जगह पे क्या लिखोगे 4, है ना, 4 का वर्ग ही 16 होता है। तो यानी कि 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4 हुआ। अब 4 यहाँ पे गुणे में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4 छम 24। k किसको बोलते हैं, अचरांक। तो यहाँ बोला है अचरांक का मान ज्ञात करो, तो अचरांक का मान आ चुका है, अचरांक k का मान कितना है 6। और फिर लिखने को बोला है विचरण समीकरण। विचरण समीकरण कहाँ लिखते हैं, ये तो सेकेंड लाइन होती है, इसमें आपको सिर्फ k का मान रखना रहता है। तो विचरण समीकरण क्या हो गया, y बराबर k की जगह क्या लिखोगे 6 गुणे करनी x, यही हमारा विचरण समीकरण हो गया। अब इसके आगे कोई मान दिया है और मान ना ज्ञात करना, सिर्फ यही दो चीज पूछा था, अचरांक का मान ज्ञात करो और विचरण समीकरण। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करा गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इस बार के सिलेबस में नहीं है। ओके, एक सवाल और बचा है, उसको कर लेते हैं। तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 भी आपको बिल्कुल वैसे ही था, एक जैसे ही सवाल, जितने भी सवाल आप करते आ रहे हैं एक जैसे ही है, इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, सिर्फ आपको मैं क्या कर रहा हूँ समझा दे रहा हूँ। वैसे आपको ये कर ही लेना चाहिए था। देखिए आपको क्या बोला है, मजदूर और मजदूरी में प्रत्यक्ष विचरण है, यानी कि जितने मजदूर हैं उनको क्या करना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ता है। और मजदूरी किस में रहती है, रुपए में। तो जितने ज्यादा मजदूर होंगे जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा क्या होगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। 2 मजदूर काम करेंगे तो 2 मजदूर की आपको पगार देना पड़ेगा। 10 लोग काम करेंगे 10 लोग का देना पड़ेगा। यानी कि जितने ज्यादा मजदूर बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो आपको बोला है कि मजदूर और मजदूरी में उनके बीच में प्रत्यक्ष विचरण है। तो मजदूर को मैंने x मान लिया और उसकी मजदूरी को क्या मान लिया, y। इनमें प्रत्यक्ष विचरण है तो इस तरह से लिखा, विचरण का चिन्ह हटाया, यहाँ बराबर, यहाँ k गुणे लिख दिया। अब आपको बोला जब 4 मजदूर होते हैं तो मजदूरी कितनी देनी पड़ रही है, 1000। तो x की जगह 4 रखा और y की जगह 1000 रखा और k का मान निकाला, तो k का मान आ गया 1/250। क्योंकि यहाँ देखो 1000 गुणे में इधर आएगा क्या होगा, भाग में, फिर 4 से दोनों को क्या किया, भाग दिया। तो 4 एकम 4 और इसको 1000 को भाग देंगे तो कितना आ जाता है 250। तो ये हमारा अचरांक का मान आ गया। विचरण समीकरण लिखने का एकदम सिंपल तरीका में होता है, इसमें सिर्फ k का मान मैंने क्या किया, रख दिया, बाकी सब कुछ वैसे उतारा। अब बोला कि अगर 17 मजदूर है तो मजदूरी कितनी देनी पड़ेगी, तो x की जगह 17, k का मान गुणे y। अब 250 यहाँ भाग में इधर आया तो क्या हो गया, गुणे में, तो गुणा होने के बाद कितना आ गया 4250 रुपए। यानी कि 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, 4250 रुपए। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 7.1 कंप्लीट हो गया। इसे